हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 नर्वस सिस्टम के बारे में। ये सिलेबस है, ऊपर एनाटमी नीचे फिजियोलॉजी। सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टॉपिक हैं जो आपने शायद पहले ना सुने हों। तो पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ हम समझेंगे। नर्वस सिस्टम, डायरेक्ट सिलेबस के टॉपिक के ऊपर जंप करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है। नर्वस सिस्टम इज़ द चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का मेन कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करना मतलब सामंजस्य से बिठाना, सिस्टम्स को साथ में लेके चलना। इट कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी वेदर इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। अब ये हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है। अब वो एक्टिविटीज़ हो सकता है वॉलेंट्री हो यानी कि ऐच्छिक हो, या इनवॉलेंट्री हो यानी कि अनैच्छिक हो। एडजस्ट द इंडिविजुअल टू द गिवन सराउंडिंग, और जो भी इंडिविजुअल है यानी कि कोई पर्सन है वो जिस भी सराउंडिंग में, जिस भी एनवायरनमेंट में है वहाँ पर आपको एडजस्ट कराने के लिए कोशिश करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सर्दियों में जब भी आप गर्म पानी से नहाते हैं तो नहाने के बाद आपको ठंड लगती है, मतलब नहाने के पहले आपको ठंड लग रही थी, गर्म पानी से नहाया तो आपको और ठंड लगती है जब भी आप बाहर आते हैं। लेकिन दूसरी साइड अगर आप ठंडी का मौसम में है, आपको ठंड लग रही है, आप नहाने के लिए जा रहे हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं और फिर बाहर आते हैं तो आपको ठंड थोड़ी कम लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होता है। थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म मतलब थर्मल यानी कि जो हीट है, ताप है, उसको रेगुलेट करने वाला मैकेनिज़्म कि बॉडी में कितनी हीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सराउंडिंग के हिसाब से। तो जब आप अपने ऊपर गर्म पानी डालते हैं तो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म एक्टिवेट होता है और वो देखता है कि बाहर हीट है, तो बाहर गर्मी है, तो हीट प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बाहर तो गर्म पानी आप डाल रहे हैं तो उस हिसाब से सेंसेशन जाता है। जो रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन तक और सिग्नल ये आ रहे हैं कि बाहर तो हीट है, गर्म है। तो जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है वो हीट जनरेशन या हीट प्रोडक्शन कम कर देता है, कम कर देता है। इसलिए जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपको फिर ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि बॉडी में हीट कम बन रही है। लेकिन जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो होता क्या है, सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा और ठंडा हो रहा है। आपके रिसेप्टर्स सिग्नल रिसीव कर रहे हैं और आपके ब्रेन तक जा रहे हैं सिग्नल कि बाहर ठंड ज़्यादा है। तो आपका थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, ब्रेन उस थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करता है कि मोर हीट प्रोडक्ट करे, ज़्यादा हीट प्रोडक्ट करे। इस वजह से जब भी आप ठंडे पानी से नहाते हैं और बाहर आते हैं, इसलिए आपको ठंड कम लगती है, ठंड भाग जाती है, जिसे हम बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या है, जो भी सराउंडिंग है, जो भी एनवायरनमेंट है, वहाँ पर हमको एडजस्ट करने के लिए हमारे जितने भी सिस्टम हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है। दिस इज बेस्ड ऑन द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सेंसिटिविटी, कंडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब एक कंट्रोल, रेगुलेट, कोऑर्डिनेट करने का जो काम है नर्वस सिस्टम करता है, तो ये कैसे कर पाता है? इसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है या कुछ स्पेशल पावर है, जो कि है सेंसिटिविटी, कंडक्टिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? सेंस करना, आभास करना। कंडक्टिविटी, किसी भी सिग्नल को या चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। एंड रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि कुछ रिएक्शन करना, रिएक्ट करना। जैसे कि हमारी बॉडी में पेनक्रियास एक ऑर्गन है, एब्डोमेन में रहता है, ये इंसुलिन सिक्रेट करता है। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखना। जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर, जो कि नॉर्मली होनी चाहिए 199 से 140 नॉर्मल रेंजेस की, अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें ग्लूकोज, जिसका एंड प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज है, तो ये ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ब्लड शुगर अगर बढ़ेगा तो ये सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन पेनक्रियास को एक्टिवेट करेगा, रेगुलेट करेगा कि इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा है। इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। यही सिस्टम है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम
हमारी बॉडी को, उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है और कोशिश करता है कि जो भी सराउंडिंग है, जिस भी एनवायरनमेंट में हम हैं, वहाँ पर हम एडजस्ट कर पाएँ। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हेमरेज। हेमरेज मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, डायरिया, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग, आपको मालूम ही है। तो इन 3 चीज़ों में क्या होता है, ब्लड या फ्लूइड लॉस बहुत होता है शरीर से, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट मतलब फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो यूरिन फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, यूरिन बनना, उसका प्रोसेस हमारी बॉडी या हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है ताकि फर्दर और फ्लूइड लॉस ना हो। तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, जिससे हम गिवन सराउंडिंग जो भी स्थिति है उसमें आराम से रह पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ। नर्व सेल्स फॉर्म द न्यूरल पाथवे कॉल्ड नर्व। अब जो नर्व सेल्स हैं ये एक पाथवे बनाती हैं, एक रास्ता बनाती है जहाँ से सिग्नल कंडक्ट होके जाता है या आता है, उस पाथवे को बोलते हैं नर्व। ये धागे टाइप स्ट्रक्चर है। द नर्व रिसेंबल द इलेक्ट्रिसिटी वायर्स लाइक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। द इम्पल्स, सेंसरी और मोटर, आर कंडक्टेड थ्रू द नर्व्स। अभी नर्व्स को या नर्व हैं, इनको हम इलेक्ट्रिसिटी वायर जैसा बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं या कंडक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही नर्व्स स्टिमुलस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। जैसे कि हमने बात की थी कि कुछ गर्म लगा या चुभा आपके हाथ में या ठंडा लगा, तो ये आपको मालूम कैसे चलता है, इसका आभास कैसे होता है। ये नर्व उस सिग्नल को आपके ब्रेन तक ले जाती है, वायर टाइप वायरिंग पूरी होती है। फिर आपने हाथ हटाया, अब ये कैसे हुआ, आपके ब्रेन ने जब ऑर्डर दिया, मोटर एक्टिविटी कराई, सेंसरी सिग्नल ले जाती है, मोटर कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, तो आपका हाथ पीछे हुआ। ये भी नर्व के थ्रू ही होता है। 2 टाइप की नर्व होती है, आगे हम समझेंगे इसको। तो जो नर्व है वो वायर टाइप होती है, इलेक्ट्रिसिटी वायर टाइप होती है। जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती है, ठीक वैसे ही ये सिग्नल या जो भी स्टिमुलस है उसको ये कंडक्ट करते हैं। द सेंसरी इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय सेंसरी afferent नर्व फ्रॉम द पेरिफेरी। अब जो सेंसरी इम्पल्स हैं, सेंसेशन यानी आभास होना, एहसास होना, ये इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं सेंसरी नर्व। इन सेंसरी नर्व को हम afferent नर्व भी बोलते हैं। तो इस सेंसरी नर्व के थ्रू इम्पल्स फ्रॉम पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब हम चाहते हैं जैसे स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, मसल्स है, टेंडन है, जॉइंट्स है, स्पेशल सेंस ऑर्गन है, ये यहाँ से सिग्नल को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। इन नर्व को हम बोलते हैं सेंसरी या afferent नर्व। बॉडी से सारे सिग्नल्स को ले जाना सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ये सेंसरी या afferent नर्व का काम होता है। दूसरी क्या है, दूसरी है मोटर इम्पल्स। मोटर इम्पल्स मतलब क्या हुआ, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, हाथ हिलाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, तो ये सारे फंक्शन नर्व के थ्रू ही होते हैं, आपके ब्रेन के थ्रू ये सिग्नल्स या इम्पल्स आते हैं। द मोटर इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय द मोटर afferent नर्व फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरी। अब सेंसरी ब्रेन तक यानी सीएनएस तक लेके जा रहा है, मोटर या efferent नर्व मोटर इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरीफेरी तक लाती है। पेरीफेरी जिसको हम समझ रहे थे या जिसको हमने बोला था मसल्स, टेंडन, जॉइंट, स्पेशल सेंस ऑर्गन, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ तक ये मोटर इम्पल्स लेके आते हैं, तभी ये हमारा जो बॉडी या सिस्टम है वो काम करता है। Thus the CNS is kept consistently informed about the surrounding or environment through various sensory impulses। इसलिए हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको कंसिस्टेंटली लगातार इन्फॉर्मेशन चाहिए है, गिवन सराउंडिंग, किस सराउंडिंग में है, किस एनवायरनमेंट में है, थ्रू वेरियस सेंसरी इम्पल्सेस। सेंसरी इम्पल्सेस से इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब ये रिएक्शन या कुछ जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं वो कर पाएंगे। ये पैराग्राफ बाद में समझते हैं, पढ़ते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट में एक हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, स्वास्थ्य मंत्रालय। अब ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये जितने भी आपके स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगी, हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको।
माना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो फीमेल्स डाटा, यहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट से डाटा जाता है कैपिटल में। अब आपके डिस्ट्रिक्ट से डाटा गया है कि ये पर्टिकुलर आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं रहते हैं ये एनीमिक हैं। एनीमिक हैं मतलब कि इनमें ब्लड की थोड़ी कमी है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करेगी, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपके जो ज़िले में आयरन की टैबलेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कराए या कुछ और मेजर्स ले, ताकि जो ब्लड की कमी है, एनीमिया की कमी है उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों में, वो ख़त्म किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। ठीक वैसे ही CNS है। सेंसरी इम्पल्सिस पेरीफेरी से इंफॉर्मेशन ले जाके CNS तक ले जाती हैं। CNS जो कि समझ लीजिए सरकार है, गवर्नमेंट है। अब पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। द CNS इज टर्न ब्रिंग about a necessary adjustment to the body by issuing appropriate order which are passed on as motor impulses to the muscles, vessels, viscera and glands. Information CNS तक गई, कुछ ज़रूरी एडजस्टमेंट करने थे, इसके लिए फिर CNS ऑर्डर देता है या ऑर्डर इशू करता है किसको, मसल्स को, वेसल्स को, विसरा को या ग्लैंड को, थ्रू मोटर इम्पल्सेस। मोटर इम्पल्सेस के थ्रू आपकी मसल्स को या जो वेसल्स हैं या जो विसरा है, ऑर्गन है या ग्लैंड है, इनको ऑर्डर देते हैं कब कौन सा हार्मोन सीक्रेट करना है या क्या मूवमेंट करना है। द एडजस्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म to the given surrounding is most important function of the nervous system, without which it will not be possible for the organism to survive. आप जिस भी सराउंडिंग में है उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए या एडजस्टमेंट करने का जो काम है, फंक्शन है, ये नर्वस सिस्टम का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सराउंडिंग, गिवन सराउंडिंग में आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं वो देखते हैं। अब द नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड पेरिफेरल पार्ट्स विच आर कंटिन्यूस विथ ईच अदर। नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है मेनली, तो सेंट्रल और पेरिफेरल, और ये एक दूसरे से कंटिन्यूस यानी कनेक्ट रहते हैं। डायग्राम से समझते हैं। लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। राइट साइड में आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सारी नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हुई हैं, निकली हैं। पेरीफेरी हमने जो एक टर्म थोड़ी देर पहले देखी थी, ऑर्गन, मसल, जॉइंट्स, स्किन, वहाँ पर सब जगह इनकी सप्लाई होती है। यहाँ से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाता है ब्रेन तक, वहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है उस हिसाब से ब्रेन ऑर्डर देता है एडजस्टमेंट करने के लिए। फिर मोटर सिग्नल जो है वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, जो वहाँ तक जाता है और पर्टिकुलर जो भी एक्शन होना होता है वो होता है। तो ये मेनली दो है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इंक्लूड। CNS में क्या क्या है अभी हमने डायग्राम में देखा। ब्रेन विच ऑक्यूपाई द क्रेनियल कैविटी एंड कंटेन द हायर गवर्निंग सेंटर। ये क्रेनियल कैविटी, जो क्रेनियम है, जो स्कल, खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, क्रेनियल कैविटी में लाई करता है या सिचुएटेड होता है। एंड कंटेन द हायर गवर्निंग सेंटर, और जैसे कि एक गवर्नमेंट में जो हम बोलते हैं सेक्रेटरिएट होता है, जहाँ पर सारे मंत्रालय होते हैं, जैसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है या हेल्थ मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री है, अलग अलग मंत्रालय होते हैं एक सरकार में। ठीक वैसे ही ब्रेन में अलग अलग सेंटर होते हैं जो उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। जैसे कि ऑडिटरी सेंटर है। ऑडिटरी सेंटर का काम क्या है, जो ऑडिटरी सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करना, सुनना और उसका इंटरप्रेट करना, समझना। विजुअल सेंटर है। तो इस हिसाब से अलग अलग सेंटर हमारे ब्रेन में होते हैं जो पर्टिकुलर अलग अलग सिग्नल को रिसीव करते हैं और इंटरप्रेट करके ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं। सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड विच ऑक्यूपाई अपर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल एंड कंटेन मेनी रिफ्लेक्सेस सेंटर। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, अपर 2/3 तक होती है स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें मैनी रिफ्लेक्सेस सेंटर, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस सेंटर जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं।
इसीलिए जब भी कभी आपको कुछ चुभता है या हाथ जलता है किसी भी चीज़ से, आपने उसको देखा नहीं है, तो आपका हाथ अपने आप पीछे हो जाता है। आप बाद में देखते हैं, आपको बाद में मालूम चलता है, क्योंकि जितना ये रिफ्लेक्स होता है, जो आपने एकदम से हाथ पीछे कर लेना, कोई पिन चुभी है, जल गया है, हाथ अपने पीछे हो जाता है, इसको ये रिफ्लेक्स कहलाता है। तो ये रिफ्लेक्स सेंटर स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, इसीलिए आपको इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती है, पहले वो रिफ्लेक्स हो जाता है। तो ये सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपर 2/3 वर्टिब्रल कॉलम तक ये रहती है, यहाँ से ही फिर नर्व्स निकलते हैं। सीएनएस हमने समझ लिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पीएनएस इज सब डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है या पीएनएस है, ये फिर 2 कंपोनेंट में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला है सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम इज सोमेटिक कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सोमेटिक कंपोनेंट है, यानी कि ऐच्छिक वाला समझ लीजिए इसको, वॉलेंट्री वाला, जो हमारी इच्छा से होता है। विच इंक्लूड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व। इसमें क्या होता है, 12 जोड़ी होती है क्रेनियल नर्व की, जो कि हमारे ब्रेन से निकलती हैं, इसलिए क्रेनियल नर्व कहलाती हैं। एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, यानी 31 जोड़ी स्पाइन से जो नर्व निकलती हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। इट इनर्वेट द सोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द हेड। अब ये जितना भी सोमेटिक स्ट्रक्चर है उसको नर्व सप्लाई करते हैं, जैसे कि हेड, नेक, लिम्ब, बॉडी वॉल एंड मीडिएट सोमेटिक सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। और जितने भी सेंसरी या मोटर फंक्शन है वॉलेंट्री, उनको एक्ट करते हैं। पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पर एक नई टर्म है ऑटोनोमिक। अब हमने बात की थी कि कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो वॉलेंट्री हैं, कुछ एक्टिविटीज़ इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब इच्छा से, कुछ अनैच्छिक हैं जो अपने आप हो रही हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो एक नया सिस्टम आजकल आ रहा है जिसको हम बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेस्ला मोटर्स की जो कार आती है, इलेक्ट्रिक कार, वो ड्राइवरलेस कार होती है। उसमें आपको लोकेशन डालनी है मैप में, कहाँ पे आपको जाना है। कार अपने आप स्टार्ट होके कब कौन से गियर में चलना है, क्या स्पीड रखनी है, सिग्नल पे सिग्नल हो गया है तो उसमें रुकना है, कब ब्रेक लगाना है या क्या स्पीड रखनी है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली करते रहता है एडजस्टमेंट, सिचुएशन, सराउंडिंग के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक वैसे ही पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो भी सराउंडिंग्स हैं या जो भी सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ये काम करता है, एडजस्ट करता है। पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज द विसरल कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का विसरल कंपोनेंट है, विसरल मतलब जितने ऑर्गन से रिलेटेड, ऑर्गन्स हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। विच इंक्लूड द विसरा दैट आर कनेक्टेड टू द सीएनएस थ्रू द सोमेटिक नर्वस। सोमेटिक नर्व के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं सीएनएस से। इट इनर्वेट, इनर्वेट मतलब होता है जहाँ जहाँ पे इनकी नर्व सप्लाई है। इट इनर्वेट द विसरा, ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड मीडिएट द विसरल फंक्शंस। नॉन स्ट्रेटेड मसल जो हमारी स्केलेटल मसल है, ये स्ट्रेटेड मसल होती है, इसलिए वॉलेंट्री है। हार्ट और ऑर्गन की मसल नॉन स्ट्रेटेड रहती हैं और ये इनवॉलेंट्री होती है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये विसरा, ग्लैंड, ब्लड वेसल्स जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, जिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, और नॉन स्ट्रेटेड मसल को नर्व सप्लाई करती है। तो जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, इट इंक्लूड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये ब्रेन को हम इन्फीरियरली देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, और ब्रेन से निकलने वाली 12 नर्व यहाँ पर राइट साइड में लिखी हुई हैं। उसी हिसाब से इनको नंबर दिए गए हैं, रोमन में 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हुए हैं, और हर नर्व का पर्टिकुलर वही नंबर है। जैसे जो ट्राइजेमिनल नर्व है तो नंबर 5 पे है, तो उसको फिफ्थ क्रेनियल नर्व मतलब क्या, ट्राइजेमिनल नर्व। 10th नर्व मतलब क्या है, 10th क्रेनियल नर्व मतलब क्या, वेगस नर्व। तो उस हिसाब से हमको सीक्वेंस वाइज ही इनको याद रखना है। एक निमोनिक आपको बना लेना है, जो फर्स्ट लेटर है उसको पकड़ के OOTTAFVGVAH, ओट्टा फेगवा, इसी सीक्वेंस में हमको याद रखना है। इन नर्व के अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि आप देखेंगे शुरू की 2 नर्व हम समझ लेते हैं पहले। ऑल्फैक्ट्री नर्व फाइबर या ऑल्फैक्ट्री नर्व पहली नर्व है। ऑल्फैक्ट्री स्मेल वाला जो सिग्नल है ये लेके जाती है ब्रेन तक। ऑप्टिक नर्व, ये देखिए आई बॉल है, आँख जो है उससे एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये ऑप्टिक नर्व है, जो ये जो विजुअल सेंसेशन है जो हम देखते हैं इसको ब्रेन तक लेके जाती है।
तो उसी प्रकार से अलग अलग 12 नर्व हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं या अलग अलग जगह पर ये सप्लाई करती हैं। तो ये हो गई हमारी 12 क्रेनियल नर्व। अब ये लेफ़्ट और राइट, इसलिए 2 जोड़ी में होती हैं पेयर, तो ये 12 नर्व हैं, तो 12 लेफ्ट साइड हैं, 12 राइट साइड सप्लाई कर रही हैं। 12 क्रेनियल नर्व के बाद अब हम बात करेंगे 31 स्पाइनल नर्व के बारे में। स्पाइनल नर्व के जो नाम है वो उनकी लोकेशन के हिसाब से दिए हुए हैं। वर्टिब्रल कॉलम में आपको मालूम है, जो ऊपर के जो कॉलम है उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल या सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद थोरेसिक आता है तो उसको टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद लंबर है तो एल, और उसके नीचे सैक्रल तो एस। ठीक वैसे ही इनके भी नाम हैं इनकी लोकेशन के हिसाब से। अब एक पार्ट को जूम करके राइट साइड में अलग से एक डायग्राम दिख रहा है आपको। उसमें आप देखेंगे कि बीच में एक जो पाइप निकला हुआ है वो मेन स्पाइनल कॉर्ड है, उससे लेफ़्ट और राइट साइड में नर्व्स निकल रही हैं। तो ठीक ऐसे ही ये 31 पेयर, 31 जोड़ियाँ यहाँ पर भी हैं नर्व की। C1 लेफ़्ट राइट, C2 लेफ़्ट राइट, ऐसे करके नीचे तक हैं। अब इनकी लोकेशन समझते हैं स्पाइनल नर्व्स की। 31 नर्व कनेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड वेरियस बॉडी रीजन। ये 31 नर्व हैं जो बॉडी के पार्ट्स को या रीजन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं, और वो बॉडी पार्ट से जो भी स्टिमुलस है, सिग्नल है, उसको लेकर ये स्पाइनल कॉर्ड तक लाते हैं, और फिर ब्रेन, और फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, और फिर बॉडी पार्ट। ये सिस्टम है सेंसरी और मोटर का। तो 8 पेयर सर्वाइकल नर्व, जो सर्वाइकल स्पाइन में से नर्व निकलती हैं, 8 पेयर है, 8 जोड़ियाँ हैं, वो सर्वाइकल नर्व हैं। उसके बाद 12 पेयर थोरेसिक नर्व, फिर 5 लंबर, फिर 5 सैक्रल और 1 कोक्सियल। तो टोटल 31 नर्व्स हो गई हैं। राइट साइड डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, सर्वाइकल है C से C8, थोरेसिक T1 से T12, लंबर L1 से L5, सैक्रल S1 S5, कोक्सियल C0। सेल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम देखते हैं। नर्वस सिस्टम में कितने प्रकार के सेल हैं। द नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल। नर्वस टिश्यू में 2 अलग अलग प्रकार की सेल होती हैं, जिसमें से पहली है न्यूरोग्लिया, नॉन एक्साइटेबल सेल। पहली न्यूरोग्लिया है जो कि नॉन एक्साइटेबल है या इसमें उद्दीपन नहीं होता है। सेकंड है नर्व सेल और न्यूरॉन या एक्साइटेबल सेल। ये एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, नर्व या न्यूरॉन। न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया ऑल्सो कॉल्ड ग्लियल सेल और ग्लिया, दैट प्राइमरी फंक्शन इज टू सपोर्ट न्यूरॉन। इनको ग्लियल सेल या ग्लिया भी बोलते हैं। इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना है। द नॉन एक्साइटेबल सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम फॉर्म मेजर कंपोनेंट ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का मेजर कंपोनेंट, अत्यधिक भाग है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग है वो यही बनाते हैं, और ये नॉन एक्साइटेबल है। इनका काम बस नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करके रखना है। ये न्यूरोग्लिया सेल के टाइप हैं, माइक्रोग्लिया, एपेंडिमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स। इनके बारे में भी समझते हैं आगे क्या है। टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स: एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, एक एक करके इन न्यूरोग्लियल सेल का फंक्शन समझेंगे अब क्या है। Function of astrocytes: the astrocyte twist around the nerve cell and form the supporting network in the brain and spinal cord. astrocyte क्या करते हैं, नर्व सेल के अराउंड चारों तरफ ट्विस्ट लपेटे रहते हैं और सपोर्टिंग नेटवर्क का काम करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। astrocyte form the basis of blood brain barrier and thereby regulate the entry of substances from blood into the brain tissue. कोई सिक्योर एरिया है, सुरक्षित क्षेत्र है, उसमें घुसने के पहले आपकी चेकिंग होती है। चेकिंग होती है कि आप सेफ़ हैं या नहीं अंदर जाने के लिए, अंदर जो एनवायरनमेंट है उसके लिए। ठीक वैसे ही एक बैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड के सारा सब्सटेंस ब्रेन के अंदर नहीं जा पाता है। एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो एस्ट्रोसाइट बनाता है। वहाँ पर अगर कोई सेफ थिंग है तो वही अंदर जा पाएगी, अगर कोई इन्फेक्शन टाइप चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ब्लड में, तो वो अंदर नहीं जा पाते हैं। एक ब्लड ब्रेन बैरियर उसको रोक लेता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो एस्ट्रोसाइट सेल्स ही बनाती हैं।
Function of microglia. Microglia are phagocytic in function. Microorganism and cellular debris are engulfed and destroyed by the microglia. माइक्रोग्लिया का काम क्या है? ये फैगोसाइटिक होती है. फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजेनेसिस है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको खा जाती है, एनगल्फ कर लेती है. तो माइक्रोग्लिया क्या है? फैगोसाइटिक इन फंक्शन है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर डिब्रिस आर एनगल्फ्ड. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सेलुलर डिब्रिस है, डेड टिश्यूज़ हैं, उनको ये खा लेते हैं. एंड डिस्ट्रॉयड बाय द माइक्रोग्लिया. इनको खा लेते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Sometimes the microglia may migrate to the injured or infected area of the nervous system and act as a miniature of macrophages. अब कभी कभी नर्वस सिस्टम में या नर्वस टिश्यूज़ में कुछ इंजरी होती है या इन्फेक्शन होता है, तब ये वहाँ पर माइग्रेट हो जाती हैं, यानी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और माइक्रोफेगस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. Function of oligodendrocytes. Oligodendrocytes are responsible for the formation of myelin sheath around the nerve fiber in central nervous system. Oligodendrocytes का काम क्या है? ये माइलिन जो नर्व्स होती हैं उनके ऊपर माइलिन शीट बनाते हैं, कवर बनाते हैं, जो कि नर्व कंडक्शन का काम करते हैं. अगर ये माइलिन शीट डैमेज हो जाती है तो जो नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं ये अच्छे से सिग्नल ट्रांसमिट या कंडक्ट नहीं कर पाते हैं. न्यूरॉन इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. अब न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. फंक्शनल मतलब काम वाली यूनिट है. इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड नर्व सेल. इसको नर्व सेल भी बोलते हैं. न्यूरॉन इज लाइक एनी अदर सेल इन द बॉडी हैव न्यूक्लियस. जो बॉडी में दूसरी सेल्स होती हैं ठीक वैसे ही नर्व या न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल होती हैं, इनमें भी न्यूक्लियस होता है. हाउएवर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल बिकॉज, फिर भी ये बॉडी की दूसरी सेल से डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं, क्योंकि न्यूरॉन हैज़ ब्रांचेस और प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. न्यूरॉन में कुछ ब्रांचेस होती हैं, कुछ प्रोसेस होती हैं जिनको हम एक्सॉन या डेंड्राइट्स कहते हैं. न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम सो इट कैन नॉट अंडरगो डिवीजन. न्यूरॉन सेल्स में या नर्व जो सेल होती हैं इनमें सेंट्रोसोम नहीं होता है. इस वजह से ये इनमें जो समसूत्रीय अर्धसूत्रीय विभाजन है, ये जो डिवीज़न है, वो नहीं होता है. ये न्यूरॉन का डायग्राम है. एक्सॉन, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सॉन, टर्मिनल. इसको देख सकते हैं. Of neuron. On the basis of function, the nerve cells are classified into two types, motor neuron and sensory neuron. फंक्शन के हिसाब से जो नर्व सेल हैं या न्यूरॉन्स हैं, इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, मोटर और सेंसरी. मोटर न्यूरॉन जो भी हमने स्टार्टिंग में समझा था, मोटर न्यूरॉन ऑल्सो नोन एज इफरेंट नर्व सेल्स. These neurons carry motor impulses from CNS to the peripheral effector organ like muscle, gland, blood vessels, etc. तो मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर इम्पल्स को CNS ब्रेन से पेरिफेरल ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करते हैं या कंडक्ट करते हैं. सेंसरी न्यूरॉन आर ऑल्सो कॉल्ड afferent nerve cells. इनको afferent nerve cell भी बोलते हैं. These neurons carry the sensory impulses from periphery to the central nervous system. ये सेंसरी न्यूरॉन पेरिफेरी से सेंसरी इंपल्स लेकर रिसीव करके सीएनएस तक ले जाते हैं. इस क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन और इनके फंक्शंस समझ लिए हैं. बेसिक नर्वस सिस्टम जो है उसको समझ लिया है. आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे. थैंक यू.